अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय के। आज हम इस वीडियो में एनटीएस गेट जनरल टेस्ट का पास्ट पेपर जो कि 12 मई 2024 को कंडक्ट हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि तकरीबन 30 के राउंड अबाउट क्वेश्चंस हैं। जी, इस पेपर में आपसे पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन ये था कि आपने यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ दी जा रही हैं, इफ़ 3x इज इक्वल टू 36 देन x/4 इज इक्वल टू, हमारे पास देखें 3x इक्वल है 36 के और हमने x डिवाइडेड बाय 4 फाइंड करना है। ऐसे करते हैं, ये 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आगे डिवाइड करवा देते हैं सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 12। ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, लेकिन हमें तो वैल्यूज़ चाहिए x/4 की। ओके, तो आप इधर भी 4 पे डिवाइड कर दो और इधर भी 4 पे डिवाइड, तो x/4 इक्वल आ जाएगा, ये 4 1 ज़र 4 4 3 ज़र 12 यानी कि 3 के। तो x/4 का हमारे पास आंसर आ चुका है जो कि 3 आ चुका है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था जी, x प्लस 10 इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू दी हुई है और ये इक्वल है 6 के, लेकिन आपको कहा जा रहा है x माइनस 10 की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, हमें x माइनस 10 की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो x माइनस 10 और प्लस 10, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से प्लस 10 माइनस 10 लिख दिया और ये वाला जो प्लस का 10 इधर लिखा हुआ है ये अब मैं यहाँ पे इसको दूसरी साइड पे भेज देता हूँ। ठीक है, ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। यानी कि देखिए, मतलब मैंने क्या किया है, इस 10 को मैंने राइट साइड पे लिख दिया इस साइड पे। ठीक है, ये इधर आके माइनस का हो गया। बाकी ये जो दो मैंने 10 लिखे हैं, एक प्लस का लिखा है एक माइनस का लिखा है, दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे, तो इसका कोई मसला नहीं, यानी कि मैं लिख सकता था। ठीक है ना, लेकिन इससे मुझे ये आसानी हो गई कि मैंने जो चीज़ फाइंड करनी थी अब वो मुझे मिल जाएगी इस तरह। ठीक है, ओके, देखिए भला कैसे। यहाँ पे ये आपके पास x माइनस 10 को कुछ ना कहें, ये जो प्लस का 10 है इसको आप इधर भेज दें फिर से, ये 6 माइनस 10 और ये प्लस का 10 इधर आके फिर से माइनस का 10 हो जाएगा। यानी कि ये जो x माइनस 10 है ये बेसिकली इक्वल आ जाएगा 6, ये माइनस का 10 माइनस का 10, तो टोटल माइनस के पास 20 हो जाएंगे। यानी कि ये आपके पास माइनस का 14 आंसर आ जाएगा। ये x माइनस 10 की वैल्यू है, यही आपने फाइंड करनी थी। ओके, इसके बाद ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही मज़े का। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस आमतौर पर पेपर में पूछे जाते हैं, मैं इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी वीडियोस में करवा चुका हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया अहमद इज़ हाफ ऑफ हिज फादर एज, यानी कि अहमद जो है ना अपने फादर की एज से हाफ है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि अहमद जो है इसको मैं ए से शो कर रहा हूँ और फादर की एज को एफ से। अब देखें ना, फादर की एज जो है ना डबल है, यानी कि फादर की एज को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो वो तब जाके अहमद की एज के इक्वल आएगी। तो ये बच्चे गलती करते हैं, इधर ए के साथ जो है ना 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना। आगे कहा गया जी 20 ईयर्स अगो हिज फादर इज़ 6 टाइम्स अहमद एज। कहता है कि 20 साल पहले उसके जो फादर था ना, यानी कि ये देखें, अगर 20 साल पहले की बात की जाए तो उसकी फादर की एज क्या थी, f माइनस 20 थी। ठीक है, और ये इक्वल आएगा, वो कहता है कि 6 ईयर्स अगो 20 ईयर्स अगो, तो a माइनस 20 होगा अहमद की एज और फादर की एज क्या होगी, f माइनस 20 होगी। आज से 20 साल पहले की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि आज से 20 साल आपने माइनस कर देने हैं फादर की एज में से भी और अहमद की एज में से भी। तो वो कहता है कि 20 साल पहले जो फादर था ना वो 6 टाइम्स था अहमद की एज से, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं थे, बल्कि अगर अहमद की एज को 6 से हम मल्टीप्लाई करते तब जाके वो आपस में इक्वल होते। ठीक है ना, इसका ये मतलब है। यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, इधर फादर की एज के साथ 6 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये आपने गौर करना होता है कि अगर आप दोनों की एज को इक्वल लिख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ए और एफ दोनों आपस में इक्वल लिखे थे, अब मुझे ये कहा गया था कि हाफ अगर करेंगे, यानी कि जो अहमद है उसकी एज हाफ है, इसका मतलब है कि फादर की एज को आपने हाफ करना है तो अहमद के इक्वल आएगी। एनीवेज, यहाँ से ना इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ, भला कैसे। ये f माइनस 20
इक्वल आ जाएगा 6 को a से मल्टीप्लाई करवा दें 6a माइनस 6×2 = 12 120 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 बना देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 भला क्या होगा, अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 f की वैल्यू निकालूं तो f भला किसके इक्वल आएगा, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है ये इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 2a आ जाएगा। यानी कि f की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, f = 2a। ये मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सबसे पहले इधर f की जगह पे 2a लिखेंगे, फिर -20 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, फिर ये हमारे पास 6a माइनस 120। ओके, अब यहाँ से हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम ऐसे करते हैं कि ये 2a को इधर भेज देते हैं, यानी कि ये 6a पहले इधर है, वो 2a इधर आके माइनस का 2a हो जाएगा, और ये माइनस का 120 इधर भेजते हैं तो ये माइनस का 20 और वो माइनस का 120 इधर आके प्लस का 120, तो इधर प्लस का बाकी 100 बच जाएगा और इधर आपके पास 4a बच जाएगा प्लस का। ठीक है, ये 4 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये 100 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा a के। यहाँ से आपको अहमद की एज मिलेगी, 4 को अगर हम इससे डिवाइड करें तो 25 आ जाएगा, यानी कि a = 25 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो अहमद की एज है ना वो 25 है। अहमद की एज जो अभी है वो कितनी है, 25 है। और हमने यहाँ पे ये देखा है क्वेश्चन में उन्होंने कहा था इफ़ अहमद इज़ हाफ ऑफ हिज फादर एज। इसका मतलब है कि अगर अहमद हाफ है, अहमद की एज हमारे पास 25 है, तो फादर की एज कितनी होगी, 50 होगी ना। यही तो उन्होंने कहा है कि फादर की एज से अहमद की एज हाफ है। अब हाफ है ना, अच्छा आगे वाला देखिए, 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले क्या था, 20 साल पहले अहमद की एज कितनी हो जाएगी, 5, और फादर की एज हो जाएगी 30। ये 20 साल पहले की बात हो रही है और वो कहता है कि उस वक्त 20 साल पहले फादर की एज 6 टाइम्स थी। 6 टाइम्स का ये मतलब है कि अगर इस 5 को मैं मल्टीप्लाई 6 से करवाऊंगा अहमद की एज को, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा तो तभी जाके फादर की एज निकलेगी, यानी कि 30। इसका मतलब है कि ये जो कुछ हमने किया ये बिल्कुल ठीक किया और हमारा ये आंसर बिल्कुल वैलिड है और सही है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही मज़े का। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आसान भी होते हैं, लेकिन बच्चे इसको थोड़ी सी अगर इसको फोकस से समझ लें तो उनके लिए आसानी होती है। इफ़ वन केस ऑफ फीड ईट बाय 5 कैट्स, कहता है इन 4 डेज, कहता है कुछ ना केस है, एक केस है यानी कि कोई बॉक्स है या कुछ भी है फीड खुराक का, ईट बाय 5 कैट्स, 5 बिल्लियों के खाने के लिए उन्होंने उसमें खुराक रखी हुई है, इन 4 डेज, और वो बिल्लियाँ उसको 4 दिनों में खाती हैं। कहता है हाउ लॉन्ग, यानी कि आपने टाइम फाइंड करना है, यानी कि डेज फाइंड करने हैं। अच्छा ऐसे है, जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना उसको हम इधर पहले लिख लेते हैं, कैट्स सॉरी हाउ लॉन्ग, डेज हमने फाइंड करने हैं, ठीक है, और 8 कैट्स विल ईट सेम, यानी कि वही वाला खुराक जो है 8 कैट्स कितने दिनों के लिए खाएंगी। अच्छा बहरहाल यहाँ पे हमारे पास ना एक तो डेज दिए हुए हैं, दूसरे नंबर पे कैट्स हैं। 5 कैट्स जब थी तो 4 डेज के लिए वो खुराक थी, यानी कि 4 डेज रेशो हम इसको 5 कैट्स के लिए। अब उन्होंने कहा है कि डेज आप हमें बताएं, यानी कि कितना अर्सा वो चलेगी खुराक, हाउ लॉन्ग, 8 कैट्स, अगर 8 बिल्लियाँ कर दी जाएं। अब देखिए ये वाला जो रिलेशन होता है ना ये हमेशा डायरेक्ट का होता है, यानी कि जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी होती है उसका रिलेशन हमेशा डायरेक्ट का होता है और उसका आपने एरो ऐसे करके बना देना है ऊपर वाली साइड पे। 2 रिलेशन होते हैं, डायरेक्ट का और इनवर्स का। अच्छा अब इसके अलावा इसका रिलेशन हमने इस साइड पे चेक करना है खुद ही। अब भला कैसे चेक करना देखते हैं। देखिए अगर 5 बिल्लियाँ 4 डेज़ के लिए जो है ना वो खुराक खा रही हैं, तो अगर 5 की बजाय 8 कैट्स कर दी जाए, यानी कि कैट्स को बढ़ा दिया जाए, तो वही खुराक अब जल्दी ख़त्म हो जाएगी या थोड़ा टाइम लेट ख़त्म होगी। यानी कि देखें ना, पहले 5 बिल्लियाँ खा रही थी, अब 8 खाएंगी तो वो खुराक जल्दी ख़त्म हो जाएगी। देखिए हालांकि हमने बिल्लियाँ जो है ना वो बढ़ा दी हैं, उनकी तादाद बढ़ा दी है, लेकिन डेज़ की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इस तरह का रिलेशन होता है ना, यानी कि एक चीज़ बढ़ जाए तो दूसरी कम हो जाए, या एक चीज़ कम हो तो दूसरी बढ़ जाए, उलट काम हो, तो इसको इन्वर्स कहते हैं। इन्वर्स का वैसे मतलब भी उलट ही समझ, याद कर लो, इन्वर्स उलट होता है। तो इसका एरो का निशान आपने ऊपर से नीचे बना देना है, ये इन्वर्स का रिलेशन होता है। ओके, बहरहाल मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको पीछे से रिवाइज आप कर सकते हो, दोबारा से वीडियो प्ले कर लें थोड़ा सा पीछे।
अच्छा देखिए, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से हम इसको ऐसे करके लिखते होते हैं, x/4 लिखेंगे। लेकिन इधर एरो स्टार्ट हो रहा है 5 से, तो इधर 5/8 लिखेंगे। ये जो 4 इधर हमने डिवाइड किया हुआ है ना, इसको उधर आके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि x = 5/8 पहले ही है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो ये 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, यानी कि 5/2। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 5/2 को, तो मेरे पास आंसर आएगा 2.5। और ये हमारे पास डेज निकल आए। इसका मतलब है कि अगर मैं 5 बिल्लियों की बजाय 8 बिल्लियाँ लेके आता हूँ, तो वही खुराक पहले जो 4 दिन के लिए थी काफ़ी थी, अब वो 2.5 दिन के लिए काफ़ी होगी। ठीक है। ओके, इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ प्लेन हैज़ रोज वेयर डी इज़ डबल सीट्स एंड टी इज़ ट्रिपल सीट्स। कहता है कि आपके पास कोई जहाज़ है, प्लेन है, और उसके अंदर ना सीट्स लगी हुई हैं, और कैसे करके कि उसमें कुछ रोज़ हैं सीट्स की। फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे ये एक एरो प्लेन है, और इसके अंदर ऐसे करके कुछ रोज़ हैं, और यहाँ पे इधर एक सीट है, इधर है, इधर है, इधर है, ऐसे करके कुछ सीट्स उसमें लगी हुई हैं। लेकिन वो कहता है कि कुछ सीट्स हैं जिनको उन्होंने डी से शो किया है, उनमें डबल सीट्स हैं, यानी कि 2 बंदे बैठ सकते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिन पे ट्रिपल है, यानी कि 3 बंदे भी बैठ सकते हैं। कहता है देन नंबर ऑफ सीट्स इन प्लेन आर, देन नंबर ऑफ सीट्स इन प्लेन आर के, ये कहता है कि उस प्लेन के अंदर बताएं कि टोटल सीट्स कितनी होंगी। ये बेसिकली मुझे कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये एक बच्ची ने सेंड किए थे, तो ये जो है ना उसके जो आंसर थे वो भी इधर हैं। तो कुछ आंसर उसने बच्ची ने रॉन्ग किए हुए हैं, कुछ ठीक भी हैं, तो वो भी कंफर्म करना चाह रही हैं, तो आप लोग भी यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। आइंदा आने वाले टेस्ट की तैयारी के लिए भी आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ना, उसमें फ़र्ज़ कर लो जितनी भी रो हैं, 1 है, 2 है, 3 है या 4 हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि उसमें डबल सीट्स कितनी हैं, फ़र्ज़ कर लो उसमें 100 डबल सीट्स हैं, तो हम ये करेंगे कि उसमें डबल सीट्स यानी कि 2 है ना, 2 और साथ में डी, ये डबल जो है ना, डबल के लिए शो कर रहा हूँ, और उसमें प्लस कर देंगे हमारे पास ट्रिपल सीट्स कितनी हैं, 3। एक सीट पे बंदा बैठ सकता है, और इसके साथ टी आएगा। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। फ़र्ज़ कर लो हमने उस प्लेन के अंदर डी यानी कि डी वाली जो सीट्स थी ना, उनको काउंट किया है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, उसमें फ़र्ज़ कर लो 5 सीट्स थी। अब रो मर्जी जितनी भी हों, ठीक है ना, रो फ़र्ज़ कर लो इधर एक और थी, तो कोई मसला नहीं है, हमने तो सीट गिन ली ना कि डबल कितनी है। ठीक है। अब जो डबल सीट हैं वो हमने गिनी है ऐसे करके कि ये एक है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जितनी भी होगी 10 हो गई फ़र्ज़ कर लो। लेकिन 10 को हम मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 2 से, तो वो कितनी बन जाएंगी, 100 सीट्स बन जाएंगी, यानी कि 100 लोगों के लिए। सॉरी, 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगी, यानी कि 20 लोगों के लिए 10 सीट्स थी डबल। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 2 यहाँ पे लिखूँ और डबल की जगह पे यहाँ पे ऐसे करके 10 लिख दूँ, तो मेरे पास ये कौन सी सीट्स आ जाएगी जो कि डबल थी, और उनमें मैं प्लस कर दूं जो ट्रिपल सीट्स थी, फ़र्ज कर लो वो 5 होती हैं, फ़र्ज कर लो, यानी कि ट्रिपल सीट्स मैंने गिनी वो 1 2 3 3 थी, 4 5 5 थी, फ़र्ज कर लो ट्रिपल सीट्स, और हर एक सीट पे कितने बंदे बैठ सकते थे, 3, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये वाला फार्मूला जो था ना, ये वाला आपने क्लिक करके उधर आना था, और ये आप लोगों का राइट आंसर होना था। रोज़ का आपके साथ कोई इसमें कंसर्न नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें डबल सीट्स कितनी हैं और ट्रिपल सीट्स कितनी हैं। अगर आपको डबल सीट्स का पता चल जाए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास वो वाले पैसेंजर्स आ जाएंगे जो डबल सीट पे जितने बैठ सकते हैं। इसी तरीके से ट्रिपल सीट्स को भी गिन लें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों को ऐड करें तो आपके पास टोटल सीट्स आ जाएंगी। तो हमने ऐसे करके बताना था। ओके, एनीवेज कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको थोड़ा सा जो कंफ्यूज भी कर सकता था, और कंफ्यूजेबल है भी सही, लेकिन थोड़ी सी बस समझने की बात है, अगर समझ आ जाए तो इतना मसला नहीं है। x⁻2 डिवाइड बाई x⁻3 है, और कहता है कि आप इनमें से बताएं कौन सा स्मॉलेस्ट होगा अगर आपके पास x की वैल्यू ये हो, ये हो, ये हो और ये वाली हो। अच्छा ये देखें ना, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाकी नीचे एक x बच जाएगा, यानी कि 1/x। अब देखें अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ, ये वाला 1, अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ x की जगह पे, तो आंसर आएगा 1/1। ओके, अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो आंसर आएगा 1/-1।
फिर -2 पुट करता हूँ तो 1/-2 आएगा। अगर मैं -3 पुट करता हूँ तो 1/-3 आएगा। मैंने असल में बताना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है। अब एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 1/1 को मैं सिर्फ 1 लिख सकता हूँ। ये -1 इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस सेंटर में लिखूंगा, नीचे वाले 1 की वैल्यू नहीं होती। ये होगा -1/2 और ये होगा -1/3। ओके, अब मैंने बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो रहा होगा कि ये वाला नंबर सबसे बड़ा है। इसको तो मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, इन तीनों का बाकी भी देख लेता हूँ कि इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है। देखिए, आपके पास ऐसे करके कुछ रियल लाइन होती है ऐसे, और यहाँ पे अगर आपके पास ज़ीरो होता है और यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो आपके पास -1 है और यहाँ पे आपके पास +1 है, तो ये वाला नंबर इनमें सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा और ये उससे छोटा है। यानी कि माइनस में आप जब जाते हो तो वो वाली वैल्यूज़ जितनी बड़ी हो रही हैं उतनी छोटी हो जाती हैं। यानी कि अगर यहाँ पे होता तो वो -2 होता है और वो -2 जो है वो -1 से भी छोटा होता है। अच्छा, बहरहाल ये मसला इतना नहीं है। -1 देखें भला कहाँ पे है। ये वाला हमारे पास है -1, इसका मैं कलर ज़रा चेंज करता हूँ। ये हमारे पास -1 है, ये वाला। इसके बाद हम देखते हैं जी -2 हमारे पास कहाँ पे, -1/2। -1/2 हमारे पास इस जगह पे है, -1/2, और ये है हमारे पास -1/2। ओके, इसके बाद एक नंबर है जी हमारे पास -1/3, और ये जो -1/3 है ना, ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे करके है, ये वाला है। अब मुझे ये बताएं, ज़ीरो से जो नंबर जितना दूर होता है वो उतना ही छोटा होगा। यानी कि अगर इस साइड पे दूर है तो वो बड़ा होता जाएगा, लेकिन इधर जो चलेगा वो छोटा होता जाएगा। अब 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये तो सबसे बड़ा है ना। इन तीनों में से हमने देखना है कि छोटा कौन सा है। तो इन तीनों में से जो हमारे पास जितना हम इधर दूर चलते जाएंगे वो नंबर उतना छोटा होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो -1 पड़ा हुआ है ना, ये हमारे पास सबसे छोटा नंबर है। यानी कि ये वाली वैल्यू जो थी ये हमारे पास सबसे छोटी है, ये इससे बड़ी है और ये भी इससे बड़ी है। हालांकि वैसे आमतौर पर ऐसे होता है कि 1 जो होता है ना, 1 बड़ा होता है और 1/2 होता है छोटा, और 1/3 इससे भी छोटा होता है। यानी कि ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा और ये उससे भी छोटा। लेकिन अगर इनके साथ माइनस लगा दिया जाए तो जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी हो जाती है। यानी कि ये फिर सबसे छोटी हो जाएगी, ये उससे बड़ी होगी और ये उससे बड़ी होगी। ये यहाँ पे एक पॉइंट की बात थी जो आप लोगों ने उम्मीद है समझ ली होगी। इसके बाद ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका भी स्टूडेंट ने 16K वैल्यू जो है वो पुट करके आई हैं, लेकिन बाय चांस ये भी रॉन्ग हो सकती है, बल्कि है रॉन्ग। इफ़ इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ 250, देखिए इनिशियल वैल्यू जो है ना वो 250 है। फ़र्ज़ कर लो आपने गंदम ले ली 250 रुपीज़ की, और आपने उसको स्टोर किया है 7 ईयर्स, और आपको पता है कि हर साल बाद उसकी जो रेट होगा ना वो डबल हो जाए। यहाँ पे यही कहा गया है कि ईच ईयर इट्स वैल्यू बिकम्स डबल, आफ्टर 7 ईयर्स इट विल बी, 7 सालों बाद इसका क्या होगा। अच्छा देखें, जब एक साल गुजरेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर बाद उसकी जो वैल्यू होगी अगर वो डबल हो रही है तो इसका मतलब है कि 1 ईयर बाद उसकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 250 हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी ना। ओके, और ये 1 ईयर बाद है। अब 2 साल जब गुजरेंगे, ये दूसरा साल जब गुजरा तो उस वक्त उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से डबल हो जाएगी। पहले उसकी वैल्यू थी 2.25 50, ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, ये जो पॉइंट मैंने लगाया मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 250। अच्छा, ये दूसरे साल में है, अब दूसरे साल में आ रहा है तो अब तीसरे साल में कितनी होगी, थर्ड ईयर में देखें तो फिर डबल हो जाएगी। यानी कि ये तो वैल्यू पहले है ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 250, यानी कि दो आपके पास दो दो हैं और बाकी 250। अच्छा, ये तीसरे साल तो इसके साथ इसको भी डबल करना है, ठीक है। जो पहले वैल्यू थी उस हर साल डबल होती जा रही है। इसका मतलब है कि तीसरे साल इसमें आपने 3 बार 2 मल्टीप्लाई किया है। चौथे साल ये 3 बार जो 2 है ये भी मल्टीप्लाई होगा और एक 2 और भी आएगा, क्योंकि ये फिर से डबल हो जाएगी ना।
बहरहाल अगर यही वाली सेंस में लेके चलूँ तो मेरे पास जब 7 साल गुजरेंगे तो 7 साल बाद वो 7 बार डबल होगी। यानी कि एक बार डबल हुई, दूसरी बार डबल हुई, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार और सातवीं बार भी डबल हुई। अगर वो 7 मरतबा डबल हो रही है और सबसे पहले हमने इनिशियल वैल्यू उसकी क्या ली थी, 250 थी, तो इसका मतलब है कि ये 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 250 आएगा। और इसका अगर मैं आंसर कैलकुलेट करना चाहूँ 2 पावर 7 का, तो मेरे पास इसको अगर मल्टीप्लाई में करूँ, होल को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 32,000। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर होना था। वो रेंट के केस में, जब हाउस का रेंट होता है तो उसके केस में मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है पहले, उसको आप लोगों ने वीडियो में से देखना है। अगर किसी को ना पता चले क्योंकि वीडियो ज़्यादा है तो मुझे कमेंट्स में बता दे, मैं उसको वहाँ पे जो है मेंशन कर दूंगा उस वीडियो में, या लिंक सेंड कर दूंगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखो लाजमी, अगर आपने अब तैयारी करनी है अगले पेपर की। तो उसमें हम रेंट की बात करते हैं और उसमें थोड़ा सा इसकी निस्बत डिफरेंस है। बहरहाल अब इसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, दीज एंगल्स आर कॉल्ड। अगर आपके पास दो एंगल्स का सम हो 180, तो वो एंगल्स बेसिकली आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट, ओ नीचे आंसर तो लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी एक और क्वेश्चन। 10% ऑफ 80 इज, हमने 80 का 10% निकालना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वीडियोस में करवाए भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और आसान भी। 10% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 100 में से, और ऑफ होता है मल्टीप्लाई, और ये 80 से। ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 8 आ जाता है। यानी कि अगर मैं 80 का 10% निकालूं तो 8 आएगा। ये इतना सारा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 69%, तो कॉर्नर उसका कितना इंक्रीज होगा। अब देखिए, अगर आपके पास कोई स्क्वायर है ना, और स्क्वायर हमारे पास, मैं यहाँ पे स्क्वायर बना देता हूँ, ये हमारे पास एक स्क्वायर है जी। अगर मैं इसका एरिया 69% बढ़ाता हूँ तो इसका एरिया कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि ये इतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, अगर मैं इसका एरिया बढ़ा रहा हूँ तो इसका जो कॉर्नर है उस पर क्या डिफरेंस आया है। ये वाला कॉर्नर 90 डिग्री का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और है भी कितने, 4 हैं, यानी कि ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं। तो इसके कॉर्नर पे इसका कोई डिफरेंस नहीं आता, उसका एरिया बढ़ गया बस। ठीक है, अलबत्ता इसकी जो साइड्स होती हैं वो बड़ी या छोटी हो सकती हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन जिस तरीके से मुझे ये जो है ये जो क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने लिखा है, तो इस तरीके से इसका यही आंसर बनता है कि इसका कॉर्नर जो है वो 0% बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी के पास ये वाला करेक्ट क्वेश्चन हो, यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट किसी के पास सही हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा, इसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बहुत बार पेपर उसमें वीडियोस में करवाया है। एक क्लास है, उसमें 35 स्टूडेंट्स हैं टोटल। अगर उसमें 35 स्टूडेंट्स हैं और वो कहता है कि उसमें जो रेशो है ना, गर्ल्स एंड बॉयज़ इन रेशो 4:3, यानी कि उसमें गर्ल्स अगर 4 होंगी तो बॉयज़ कितने आ रहे होंगे, 3 होंगे। इसका मतलब है कि अगर उस क्लास में 7 स्टूडेंट होते तो उसमें से 4 गर्ल्स होती और 3 जो है वो बॉयज़ होते। इसका मतलब तो ये नहीं बन रहा कि अगर उसमें 14 होते तो फिर जाहिर सी बात है 4 + 4, यानी कि 8 उसमें गर्ल्स होती और 3 + 3 यानी कि 6 उसमें बॉयज़ होते। तो ये कितने बन जाते, 14 बन जाते। उन्होंने ये हमें जो रेशो बताई है ना, वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास 4 + 7 करें और 4 + 3 करेंगे तो कितना आता है, 7। यानी कि अगर 7 उसमें स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 4 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज़ हैं। लेकिन आप बताएं कि उसमें 35 हैं। हम क्या करते होते हैं, 35 को उनकी टोटल जो रेशो का सम है उस पर डिवाइड कर देते हैं, जो कि 7 है। तो 7 5 ज़ा 35 हो जाता है, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। अब इस 5 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर आपने गर्ल्स की तादाद निकालनी है तो गर्ल्स की तादाद से करवा दें, बॉयज़ की निकालनी है तो बॉयज़ से। बहरहाल हमने गर्ल्स की निकालनी है, तो 5 को मैं मल्टीप्लाई 4 से करवाऊंगा, क्योंकि 4 रेशो किसकी है, ये गर्ल्स की है। तो गर्ल्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 20 आ जाएगा। बहरहाल ये हमारे पास उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स हैं।
अब इसको वैसे देखा भी जा सकता था कि ये क्या चक्कर है। देखिए अगर 7 स्टूडेंट हैं, फिर जमा 7 जमा 7 जमा 7 और जमा 7, ये हमारे पास हैं जी। इसके कितने पेयर बन चुके हैं? 5। यानी कि एक बार 7, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर 7 स्टूडेंट होते तो उसमें से 4 लड़कियां होती। यहाँ पे 7 स्टूडेंट हैं, 4 लड़कियां, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से और 4 यहाँ से, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 20 ही हो जाएंगी। तो वो हमारे पास एक फार्मूला था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, 5 नंबर्स आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस 1 2 3 4 5, हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज टू अरेंज देम। कहता है कि 5 नंबर हैं जिनको उन्होंने सीक्वेंस के में लिखा हुआ है, तो आप ये बताएं कि उनको अगर अरेंज करके लिखना हो तो कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कि पहले 1 2 3 4 5 लिखें, फिर 1 2 2 के बाद 4 लिख दें, और फिर 5 लिखें, फिर 3 लिख दें, या इस तरह की मुख्तलिफ कौन सी अरेंजमेंट हो सकती हैं। तो बच्चों यहाँ पे ना ये बड़ा ही सिंपल है। आपके पास टोटल नंबर कितने हैं जिन जो कि सीक्वेंस के अंदर मौजूद है, यानी कि नंबर ऑफ़ एटम्स आपके पास हैं 5, जिनको आपने अरेंज में लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम अगर आपके पास 5 हैं तो उसका अगर आप फैक्टोरियल ले लो तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स आ सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़। फैक्टोरियल बेसिकली ये होता है कि जिस नंबर का फैक्टोरियल हो उससे पहले वाली सारी काउंटिंग आपस में मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। बहरहाल अगर इसका मैं फैक्टोरियल फाइंड करूं तो मेरे पास इसके फैक्टोरियल का जो आंसर आएगा वो आएगा 120। इसका मतलब है कि अगर मैं इनको तरतीब से लिखना चाहूँ मुख्तलिफ अरेंजमेंट करवा के, तो मैं 120 मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स में इसको लिख सकता हूँ। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं 85 कैन आल्सो बी राइट एज दिस। ओके, ये मैंने इधर बता दिया कि 85 जो है ना परसेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.85, क्योंकि 85 और परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, और इसको अगर डिवाइड किया जाए तो यही आता है 0.85। तो 85% को लिखने का दूसरा मेथड ये था। इसके बाद जी, इफ़ m एंड n आर इवन नंबर्स, दो अगर आपके पास इवन नंबर हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी आल्सो इवन होगा। अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, फर्ज कर लो 2 है और मल्टीप्लाई बाय 40 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 80 आएगा, और ये भी आल्सो क्या है? इवन है। ओके, 1/20 क्या होगा? 1/20 को हम ऐसे करके डिवाइड करते होते हैं, 20 को अंदर रखें, सॉरी 1 को अंदर रखें और 20 पे डिवाइड करें, ऊपर वाली वैल्यू अंदर, यहाँ पे 0 और यहाँ पे पॉइंट। अब भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो डिवाइड ना होने की वजह से हम इधर एक 0 लगाएंगे, लेकिन इधर भी एक 0 लगाएंगे इस बार। ओके, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 100 आएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 0.05, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, k इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। ओके, अगर हम 10 में से k को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इट्स डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय 2, और इसके डिफरेंस को हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, इट्स रिजल्ट इज 3, तो इसका आंसर 3 मिल रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब है कि ये 10 माइनस k जो है ना, ये इक्वल आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के, ये 2 जो डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम ऐसे करते हैं, ये 10 जो है ये इसको बल्कि ऐसे लिख लेता हूँ, 10 माइनस के इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 6 हमारे पास। और ये k जो है इसको मैं उस साइड पे भेज देता हूँ, 6 को इधर भेज देता हूँ, यानी कि ये ऐसे करके कुछ ये आ जाएगा 10 माइनस 6। तो ये k जो है ये इक्वल आ जाएगा 4 के, और ये k की वैल्यू आ चुकी है, यही हमने फाइंड करनी थी। इन अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यू हैव 120 हेड्स। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, यानी कि मुख्तलिफ एनिमल्स हैं उस ग्रुप के अंदर, और 120 हेड्स हैं, इसका मतलब है कि उसमें 120 एनिमल्स होंगे टोटल, एंड 300 फीट्स, और उसमें 300 उनके पाँव हैं, यानी कि पाँव पाँव गिने तो 300 बनते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ चिकन्स एंड बफेलोज सेपरेटली, बताओ कि चिकन उसमें कितने होंगे और बफेलोज कितने होंगे। अच्छा, मैं नंबर ऑफ चिकन्स को C से डिनोट कर रहा हूँ, बफेलोज को B से। अब देखिए उन्होंने कहा है कि उसके अंदर 120 हेड्स हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं C को और B दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर 120 आएगा, यानी कि क्योंकि इन दोनों को मिला के टोटल उन्होंने हेड बताए हुए हैं ना, 120 हेड्स हैं।
तो इसका मतलब है कि जानवर भी कितने हैं उसमें, 120 हैं, यानी कि चिकन्स और बफेलोज को मिला के। अब वो कहते हैं एंड 300 फीट्स, और उसमें जो फीट्स हैं वो कितने हैं, 300 हैं। अब देखो सी जो होता है ना, सी चिकन, इसके 2 फीट्स होते हैं, और जो बी होता है इसके 4 फीट्स होते हैं। और देखें अगर हम इसको यानी कि दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास कितना बनने चाहिए, 300 बनना चाहिए। ओके, आप ऐसे करते हैं, यहाँ से ना हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें इक्वेशन में इसमें पुट कर देंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बना देता हूँ। यहाँ से हमारे पास सी इक्वल आ जाएगा 120, और प्लस का बी इधर आके माइनस का बी बन जाएगा, यानी कि सी की जगह पे अब मैं ये वाली वैल्यू लिख दूंगा, तो ये 2 आ जाएगा। सी की जगह पे लिखूंगा 120 माइनस बी प्लस का 4b इक्वल टू 300। ये मैं थोड़ा सा इसको कर लूँ। अच्छा, अब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये 240 बन जाएगा, माइनस 2b, ये 2 120 से भी मल्टीप्लाई होगा और b से भी, फिर प्लस ये 4b, और इक्वल आ जाएगा 300 से। यहाँ से ये माइनस का 2b प्लस का 4b, तो प्लस के बाकी 2b बच जाएंगे, और ये इक्वल आ जाएगा 300, और ये वाला 240 इधर आके माइनस का 240 हो जाएगा। एनीवेज ये b यहाँ से इक्वल आ जाएगा 300 माइनस 240 करूँ तो बाकी 60 बचता है, लेकिन ये जो 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फेलोज हैं वो 30 हैं, और जो कैट्स सॉरी चिकन्स हैं वो कितने होंगे फिर, 120 में से 30 माइनस कर दो तो बाकी हमारे पास फेलोज सॉरी चिकन्स बच जाएंगे 90, और ये हमारे पास ऐसे करके चिकन्स आ गए। अब अगर आप लोग इसको काउंट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास आंसर है। हमने यही बताना था कि चिकन्स उसमें से कितने हैं और बफेलोज कितने हैं। अगर यहाँ से आप एक भी बफेलो कम या बढ़ा दें तो आपके पास या तो फिर हेड पूरे नहीं होंगे, या फिर आपके पास वो लेग्स पूरी नहीं हो रही होंगी। बहरहाल ये हमारे पास इक्वेशन बना के फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसान है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन जिन पे मुझे डाउट था, यानी कि क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स पे डाउट था, तो इस वजह से वो मैंने एंड पे करवाने की कोशिश की है। अब वो हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया है कि बेस ऑफ ट्राइंगल एंड सर्कल इज 6, बोथ आर इक्वल, देन व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली एक जो है ट्राइंगल की बात हो रही है, जो कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि जिसकी साइड्स जो है ना वो इक्वल हैं। अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स इक्वल हों तो उसके अंदर ये चाहे जितनी मर्जी लेंथ आप बना लो, उसकी साइड्स जो होंगी वो इक्वल भी होंगी, और उनके अंदर यहाँ पे बनने वाला एंगल जो होता है ये 60 डिग्री होता है। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये मैं थोड़ी सी ज़रा इसको ना चेंज करके बनाता हूँ। अच्छा, इस ट्राइंगल में देखें ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको, और इसकी तीनों साइड्स इक्वल भी हैं, और हर एक साइड कितनी है जी, 6 की है, यानी कि इसकी लेंथ क्या है, 6 है। तो और हमें कहा गया कि इसका एल्टीट्यूड फाइंड करो, यानी कि हमने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। अगर मैं यहाँ से सिर्फ इस ट्राइंगल को रिमूव कर देता हूँ, इस हिस्से को रिमूव कर देता हूँ, इस हिस्से को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो बाकी ये वाला जो हिस्सा बच रहा है ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास ये वाले जो हिस्सा है ये 3 का बच जाएगा, और ये बच जाएगा 6 का, क्योंकि ये हाफ हो चुका है ना ये वाली साइड इसकी, और हमने ये वाली साइड इसकी फाइंड करनी है। तो इसके ऊपर हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पिथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हमारे पास इसका परपेंडिकुलर तो अभी हमने फाइंड करना है, यानी कि जिसको हमने एल्टीट्यूड का नाम दिया है, और प्लस बेस हमारे पास भला कितनी है, बेस हमारे पास 3 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 6 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 6 6 36, और ये 3 3 9, ये जो प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से 36 माइनस 9 करेंगे तो आंसर आएगा 27, और इधर भी मैं इसका भी स्क्वायर रूट ले लूँगा, ठीक है, और इधर इसका भी 27 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा।
अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इधर परपेंडिकुलर बच जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 27 का स्क्वायर रूट। अच्छा 27 वैसे किसके इक्वल होता है? 27 को अगर मैं इधर मल्टी ऐसे करके करूँ फैक्टराइज, तो ये आ जाएगा 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3, यानी कि 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका स्क्वायर रूट, यानी कि ये 3 एक इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, लेकिन बाकी एक 3 का स्क्वायर रूट बच जाएगा और ये आंसर आएगा परपेंडिकुलर के इक्वल। ओके, अब ऐसे है कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर का आंसर आ चुका है 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, यानी कि ये जो हमारे पास एल्टीट्यूड जो हमने उन्होंने हमें कहा था वो हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया है और वो है 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन ये वाला, इसमें उन्होंने क्या काम किया है, इसकी उन्होंने कहा है कि एवरेज बताएं। अगर हमने इनकी एवरेज बतानी है, ये इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी तरीके से है, यहाँ पे कॉमा नहीं बच्ची ने लगाया, तो इसका मुझे जहाँ तक ये डाउट हो रहा था कि यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था एक तो। अच्छा अगर मैं इसकी एवरेज निकालूँ तो कैसे निकालूंगा? 0.64, इसमें प्लस कर दूंगा 0.5, इसमें प्लस कर दूंगा 0.85 और इसमें फिर से प्लस कर दूंगा 9/10 और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा जितने ये नंबर हैं। कितने नंबर हैं जी? 1 2 3 4, 4 नंबर हैं, तो 4 पे मैं डिवाइड कर दूंगा और इनको अगर मैं ऊपर ऐड करूं और ऐड करके आंसर लिखूं तो ये आता है 2.89, 2.89 और डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर आ रहा है 0.7225। ये हमारे पास बेसिकली इसकी एवरेज है। अच्छा इसके अलावा ये आपको वैसे पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं, तो इस तरीके से आपने एवरेज निकालनी थी और ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी था, वो मेरे माइंड में आ रहा है, लेट मी चेक। अच्छा एक क्वेश्चन और भी था जो कि इधर मैंने टाइप नहीं किया, तो इस वजह से मैं आपको इधर ज़रा वो लिखवा देता हूँ वैसे ही, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना हमारे पास कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था जी x इंटू 4 0.5, फिर माइनस था x इंटू 9 और फिर 0.5 और इसकी हमने वैल्यू बतानी थी कि ये इसकी वैल्यू क्या है। अब देखें अगर आपके पास ना कुछ ऐसे हो, यानी कि 4x हो और माइनस 9x हो, तो आंसर भला क्या आता है? आंसर बाकी बचता है माइनस का 5x। ओके, अब अगर ऐसे हो यानी कि 4x और इसके साथ यहाँ पे कोई नंबर हो, फ़र्ज़ कर लो 0.5 है, और माइनस हो रहा हो 9x और साथ में यहाँ पे भी कोई नंबर हो, यानी कि सेम सेम नंबर हो, तो ये वाली वैल्यू जैसे यहाँ पे सेम है वैसे ही यहाँ पे भी सेम है। जैसे ये यहाँ पे x और x सेम था ना, तो आंसर हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी कि इसमें आपके पास इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, 4 पहले लिख लेते हैं, बाकी लिख लेते हैं x इंटू 0.5 माइनस ये 9 पहले लिख लेते हैं, बाकी लिख लेते हैं x इंटू 0.5। ओके, तो देखें 4 और माइनस का 5 माइनस का 9, तो बाकी माइनस का 5 बच जाएगा, साथ में x और 0.5। तो इसको अगर अरेंजमेंट करके आप MCQs के हिसाब से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि यानी कि x वाली वैल्यू पहले, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं ये माइनस वाली वैल्यू, x वाली वैल्यू, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0.5, यानी कि जिस सेंस में उन्होंने लिखा हुआ है उसी सेंस में आपने ये लिख के आंसर कर दिया। बाकी इसको आपस में मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा -2.5x, यानी कि 5 को और 0.5 को मल्टीप्लाई करवाया। तो ये इस तरीके से आपको लोग MCQs में इसका आंसर देखते हुए टिक कर सकते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आप लोग आइंदा भी आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।